दोस्तों, रशिया अभी भारत को Su-57 या फिर FGFA की जॉइंट प्रोडक्शन के लिए ऑफर कर रहा है और इसमें भारत को Su-57 का एक हाईली मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर किया जा सकता है जिसको Su-60 कहा जाने वाला है। चाइना की तरफ से भारत को अभी तक जितने भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सप्लाई किए गए थे उनमें से 90,000 से ज्यादा डिफेक्टिव पाए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक चाइना ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है और इस बात को लेकर अभी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। और IMF के रिपोर्ट के मुताबिक फिजिकल ईयर 21 में भारत और चाइना इकलौते ऐसे देश होने वाले हैं जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट को हासिल करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने आप सभी को एक चार्ट दिखाया था जो कि ये बताता है कि 54% ऐसे लोग हैं जो कि रोज हमारी वीडियोज को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हो सकता है वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब कल मैंने ये बात कही थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मैं उन सभी को दिल से हमारे आइडियन फैमिली में स्वागत करता हूँ। ऐसे ही अपने प्यार बनाए रखेंगे तो हम जल्दी से जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर मार्क को भी पार कर जाएंगे। आज की पहली अपडेट Su-57 को लेके है। अब तक ऑफिशियली हमें इतना बताया गया है कि भारत की तरफ से अभी FGFA प्रोग्राम से पीछे हटने का फैसला किया गया है और भारत ने रशिया के सामने एक कंडीशन रखा है कि अगर रशिया Su-57 को डेवलप कर लेता है और इसको अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेता है तो भारत बाद में इसको खरीद सकता है। इसके बारे में पिछले हफ्ते रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि वो अभी भारत के साथ Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। और आज एक बार फिर से रशिया के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर डेनिस मंटोरोव ने ये बात बताया है कि वो भी भारत को एक और हेवी हाई परफॉर्मेंस कॉम्बैट जेट को ऑफर करना चाहते हैं और भारत के साथ वो इसको जॉइंटली मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी भारत की तरफ से FGFA प्रोग्राम की डेवलपमेंट से पीछे हटने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी भी वो FGFA प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है और एक बार Su-57 को रशियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद भारत इनको खरीद सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि भारत पहले इनकी 1 से 2 स्क्वाड्रन को ही खरीदेगा और अगर भारत को ये जेट पसंद आते हैं तो उसके बाद भारत में इनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो Su-30 MKI डील में भी पहले भारत की तरफ से कुछ इनिशियल Su-30 फाइटर को रशिया से डायरेक्ट खरीदा गया था और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको MKI स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके भारत में मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया। तो इस बार भी रशिया की तरफ से कुछ इसी प्रकार की ऑफर भारत को दिया गया है और भारत को Su-57 की एक हाईली अपग्रेडेड वेरिएंट रशिया ऑफर करना चाहता है जिसको Su-60 कहा जा सकता है। और ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट भी होने वाली है जो कि आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट ज्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही वर्तमान की Su-57 के मुकाबले काफी एडवांस भी होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रशिया अभी भारत की Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए AL-41 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, इर्बिस EASA रडार और R-77M हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी ऑफर कर रही है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये मार्क 5 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। द गार्डियन में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अभी चुपके से एक न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है। ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था इसको मैप में दिखाए गए लोकेशन में कहीं पर कंडक्ट किया गया था, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉरेट की साइज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके बारे में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से खुलासा किया गया था कि चाइना ने अभी एक लो लेवल की न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट की क्लेम के मुताबिक इस टेस्ट को चाइना की लूपनूर न्यूक्लियर टेस्ट बेस में कंडक्ट किया गया था और इस एरिया में चाइना काफी इंटेंसिवली खुदाई वगैरह करता रहा है और वहां पर चाइना क्या करता है इसके बारे में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। हालांकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस बात का कोई भी सबूत नहीं दिया गया कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, पर यूनाइटेड स्टेट को शक है कि इस टेस्ट को चाइना ने किसी अंडरग्राउंड बंकर में कंडक्ट किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट की वजह से यूनाइटेड स्टेट को क्या प्रॉब्लम है। तो दरअसल 1996 में चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया गया था, पर अभी यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि अगर चाइना इस ट्रीटी को साइन करने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करता है, उसको टेस्ट करता है, तो यूनाइटेड स्टेट क्यों इस ट्रीटी का पालन करे। और ऐसा बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अभी इस ट्रीटी से पीछे हटने की विचार किया जा रहा है। इस तरीके की एक और ट्रीटी को यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच भी साइन किया गया था, पर रशिया भी चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दावा किया जाता है। अगला अपडेट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि PPE को लेके है।
जब से चाइनीज रायता फैला है तब से पीपीई की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और सिर्फ भारत नहीं बल्कि सभी देशों को इनकी जरूरत पड़ रही है। भारत में अभी स्वदेशी तरीके से इनको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। अभी हम 30,000 के करीब किट्स को डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं और अप्रैल के एंड तक इसको 50,000 तक इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक करीब 1.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को बनाया जा चुका है, लेकिन इससे पहले हम इन इक्विपमेंट के लिए अलग देशों के ऊपर डिपेंड करते थे और इनको सबसे बड़ी मात्रा में चाइना में बनाया जाता है और इनको पूरे दुनिया भर में चाइना एक्सपोर्ट करता है। भारत को भी चाइना की तरफ से अप्रैल 5 को करीब 1.7 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को सप्लाई किया गया था, लेकिन जब इनको टेस्ट किया गया तो पता लगा कि इनमें से 50,000 से ज्यादा यूनिट डिफेक्टिव थे और डीआरडीओ की क्वालिटी टेस्ट के दौरान ये सब फेल हो गए थे। चलो मान लेते हैं कि एक बार कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन इससे पहले भी अलग अलग बैच में जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाइना की तरफ से सप्लाई किया गया था उसमें भी हजारों की तादाद में डिफेक्टिव इक्विपमेंट पाया गया था और कुल मिलाकर अभी तक 90,000 से ज्यादा चाइनीज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को फॉल्टी पाया गया है। यानी कि अभी वक्त आ चुका है जब आधिकारिक तौर में स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाए कि डिफेक्टिव, फॉल्टी या फिर डुप्लीकेट जैसे शब्दों का अगर आपको कोई समानार्थक शब्द पूछता है तो आप वहां पर चाइनीज लिख सकते हैं। और जैसे ही अच्छी क्वालिटी के लिए ISI मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से घटिया क्वालिटी की यूनिवर्सल सिंबल के तौर पर मेड इन चाइना का टैग इस्तेमाल होना चाहिए। अगला अपडेट कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। तो रिसेंटली IMF की तरफ से फिजिकल ईयर 21 के लिए एक ग्रोथ प्रोजेक्शन चार्ट को पब्लिश किया गया है। इस चार्ट में सिर्फ भारत और चाइना ऐसे दो देश हैं जो कि इस फिजिकल ईयर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट को हासिल कर पाएंगे। प्रोजेक्शन के मुताबिक इस साल हमारी जो ग्रोथ रेट है वो करीब 1.9% के आसपास होने वाली है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 1.2% तक होने वाला है। वहीं पर अगर आप बाकी सभी देशों के ऊपर नजर डालें तो उन पर लॉकडाउन का बहुत ही बुरा असर पड़ा और उन सभी का इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में चला गया है। अब हालांकि इस साल फिर भी भारत 1.9% की ग्रोथ रेट को हासिल कर सकता है, लेकिन अगले साल तक ये 7.4% तक जाने वाली है। अब सवाल ये कि इस साल की जो लो ग्रोथ रेट है ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर क्या असर डाल सकता है, क्योंकि 2021 से 22 के अंदर काफी सारे बड़े डिफेंस डील साइन होने वाले थे, जिनमें MMRC2, P75I और तेजस MK1 डील भी शामिल था। और अगर अच्छी ग्रोथ रेट हासिल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और जितना ही बजट एलोकेट किया जाएगा उसमें एग्जिस्टिंग इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी और जितना जरूरी इक्विपमेंट है उन सभी को खरीदा जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन सब बड़े डिफेंस डील के ऊपर अभी डिले होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगला अपडेट मलेशिया और टर्की की तरफ से। आप सबको पता होगा कि ये दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों से और सालों से प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं और सभी इंटरनेशनल मंच में ये पाकिस्तान का समर्थन करते आ रहे थे। मलेशिया की बात अभी थोड़ी अलग है, क्योंकि इससे पहले मलेशिया के जो PM थे वो लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे थे और इसी वजह से भारत और मलेशिया के जो संपर्क थे वो थोड़े से खराब होने लगे थे। पर अभी मलेशिया में जो सरकार है वो भी भारत के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहती है, लेकिन टर्की अभी भी अपने स्टांस में बरकरार है। लेकिन जब दवाई की जरूरत पड़ी तो ये पाकिस्तान को छोड़ के भारत के पास आ गए और भारत की तरफ से दवाई सप्लाई किया जा रहा है और मलेशिया को अभी करीब 89,100 टैबलेट्स को सप्लाई करने के लिए मंजूरी दिया जा चुका है और टर्की को भी जल्दी से जल्दी मेडिसिन सप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि टर्की अभी भारत से आके मदद मांगेगा, जबकि उनकी सो कॉल्ड फ्रेंड पाकिस्तान हमारे कमेंट सेक्शन में आके खुद को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बताते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।